Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 20 of our क्विक रिवीजन सीरीज़। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था आइडिया ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ जस्टिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लीगल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो हम यहाँ तक जस्टिस के जो वेरियस टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 19 में आप वो देख सकते हैं। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा। अब हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस जो है लास्ट एक टाइप रह गया था, और इसे कंटिन्यू करते हुए हम मूव ऑन करेंगे। जॉन रॉल की जो थ्योरी है, जो उनका कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखिए, प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस में मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक टर्म होता है और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, जैसे क्या होता है, ये मैंने लास्ट कुछ मुझे लग रहा है किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इन दोनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने कोई लॉ का वायलेशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ट्रैफिक रूल ही तोड़ दिया है, ठीक है। अब ट्रैफिक रूल तोड़ा तो हो सकता है कि भाई ट्रैफिक रूल ऐसा तोड़ा है इसने, कोई भी सिग्नल तोड़ दिया या फिर कोई भी रूल था वो तोड़ दिया, और उसका जो फ़ाइन था वो था 1000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, लॉ में लिखा हुआ है कि भाई ये अगर कोई व्यक्ति ये ट्रैफिक रूल तोड़ता है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति ये ट्रैफिक रूल को तोड़ता है तो उसे 1000 रुपीज़ का क्या है, जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कोर्ट में गया तो उससे बोला गया कि एक तो हो गया कि भाई प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अगर फॉलो किया तो भाई आप इसे पे करिए, हमें नहीं पता, आपने वायलेशन किया है लॉ का, रूल का, ये जो भी रूल था ट्रैफिक रूल, आपने उसे वायलेट किया है एंड यू हैव टू पे 1000 रुपीज़, ठीक है। इससे और कोई चीज़ नहीं सुनी जाएगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक है भाई वही सेम कंडीशन है, ये व्यक्ति जब ट्रैफिक रूल तोड़ के कोर्ट में जाता है और जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा, जो जजेस हैं वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे, और जो लॉ को, जैसे हम कहते हैं ना लॉ का इंटरप्रिटेशन, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मतलब अंतर्गत ही आता है। लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे हम कहते हैं कि भाई यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत पावरफुल है, वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जिससे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या जो अदर लॉज हैं वो मतलब टाइम के हिसाब से इंटरप्रेट किए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू। अब देखिए, अब हुआ क्या कि भाई इससे पूछा गया कि भाई आपने लॉ क्यों तोड़ा, तो इसने रीज़न दिया, कोई जेन्युइन रीज़न था कि भाई इसके फैमिली का कोई व्यक्ति था, पर्सन था, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब थी, और ऐसा था कि भाई वो, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि भाई इसका कोई रीज़न हो कि इसका रिलेटिव का किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब ये कार अपना लेके जा रहा था और इसने सिग्नल नहीं देखा, और ये रूल को तोड़ते हुए, क्योंकि इसे रश था कि भाई हॉस्पिटल पहुंचना है जल्दी क्योंकि उस व्यक्ति की जान बचानी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्क्रिशन यूज़ किया जाएगा। जो भी जज होगा वो डिस्क्रिशन यूज़ करेगा, वो कहेगा हाँ इसका रीज़न जेन्युइन है, तो इसके हिसाब से एक काम करते हैं, अगर 1000 रुपीज़ है और ये व्यक्ति नहीं है केपेबल, वो बता रहा है कि मैं नहीं उतना केपेबल, तो हो सकता है इस चीज़ को कम करके वो 100 रुपीज़ भी कन्वर्ट कर दें। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छी तरह समझ आएगा। वैसे आई होप कि ये आइडिया लग गया होगा कि आपको प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। देखिए, अभी मैं इसे जो लाइव मतलब जो एक्चुअल एग्जांपल है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हम वो भी देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रोसीजर फॉलोड मस्ट बी जस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया कि डिस्क्रिशन यूज़, मतलब डिस्क्रिशन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि लॉज जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए। तो देखिए, जो स्पिरिट है मतलब जो उसका एसेंस है लॉ का, वो उस चीज़ को समझते हुए कि भाई लॉ बनाया क्यों गया, किस मतलब कौन से टाइम पीरियड में बनाया गया होगा और उस चीज़ का एसेंस क्या था, वो कौन इंटरप्रेट करेगा, जज इंटरप्रेट करेगा उस चीज़ को। तो
ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे स्प्रिट की ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो लिखा हुआ है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ठीक है। उसमें आपके अंदर उसके अंदर ही हमारा आ जाता है जैसे राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अगर बात करें हम, तो हम देख रहे हैं कि भाई मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिंजेंट होके आप जो भी लॉ है इसमें वन आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है हम उसे फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने पॉलिटी में हम पढ़ते हैं 1978 में मनेका गांधी वाला जो केस है, तो उसमें हुआ क्या कि भाई इनका जो पासपोर्ट है वो एक ऑफिसर ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला कोई ऑफिसर होता है, तो उन्होंने इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया। अब इनने क्वेश्चन किया कि भाई आपके पास ये अथॉरिटी है, आपने कर लिया है, तो मुझे रीज़न दो। कारण नहीं, मैं रीज़न नहीं देने वाला, मेरे पास पावर है, मैंने एक्सरसाइज कर लिया उस चीज़ का। तो जब ये केस कोर्ट में गया तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि भाई देखो राइट टू लाइफ तो है, लेकिन राइट टू गुड लाइफ एक होता है कि भाई आप सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, आपको आपको एक मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हर लाइफ का। ऐसा नहीं कि आपसे आप अगर कोई लॉ बना हुआ है तो कोई प्राइवेसी नहीं है किसी व्यक्ति की, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखते हुए इंटरप्रिटेशन हुआ कानून का, और हम लोग जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अभी तक फॉलो कर रहे थे, हम थोड़ा यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ मूव किए हैं, ठीक है। तो ये मेनका गांधी केस की बात, तो ये आपका एक्चुअल एग्जांपल हो गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमने डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी हम जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बेस बन रहा है, ठीक है। तो जस्टिस के हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि देखो वेरियस टाइप्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखिए देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो एवी डाइसी जो एक ठीक है व्यक्ति हैं, इन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट एवी डाइसी, ठीक है। ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। अब देखिए रूल ऑफ लॉ एक होता है, एक होता है रूल बाय लॉ, ठीक है। अब इसे हम कोशिश ये करते हैं कि देखो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि भाई एक एक चीज़ को डीप में न जाते हुए मैं आपको क्योंकि ये जैसा आप लोग जानते हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दी हम लोग मूव करेंगे ताकि ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है, उस पर लिमिट लगाई जाती है कि भाई जो पावर है वो एक्सरसाइज आर्बिट्रली पावर का मतलब यूज़ नहीं होगा कि भाई पावर दे गई है स्टेट को और वो आप कैसे भी यूज़ कर लो। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ में ये होता है, ठीक है। रूल बाय लॉ में क्या होता है कि भाई पावर जो है वो स्टेट एक्सरसाइज करेगा, जैसे हम डिक्टेटरशिप देखते हैं जो हिटलर के द्वारा की गई, ठीक है। अब देखिए अब रूल ऑफ लॉ में क्या है भाई, लॉ इज सुप्रीम है। अब होता क्या है कि सिस्टम विच वर्क ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलोज रूल ऑफ लॉ। तो जैसे कहा जाता है कि भाई जो जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है जो सिस्टम जो स्टेट, तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये फीचर्स देख लेते हैं हम रूल ऑफ लॉ के, तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा। तो एवी डाइसी ने 4 फीचर दिए हैं रूल ऑफ लॉ के। देखो पहला क्या है, नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। तो जैसे ये कंटेंट की बात हो रही है अब रूल ऑफ लॉ में, एक तो हो गया भाई रूल ऑफ बाय लॉ, भाई लॉ में ये लिखा हुआ है, बस हमने इन्हें थोप दिया लोगों को, और हम उस चीज़ का जो जैसे डिक्टेटरशिप है हिटलर करा रहा है कि भाई उसने लॉ बना दिया, अब उस चीज़ को कैसे एक्सरसाइज करना है, किस हद तक एक्सरसाइज करना है, लोगों की पर्सनल फ्रीडम या फिर पर्सनल लाइफ हार्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं मतलब वहाँ पे बात की आती है। रूल ऑफ लॉ में क्या उन्होंने फीचर्स दिए हैं कि देखो अगर रूल तो बना हुआ है, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति को एक रूल के वायलेशन के लिए आपको अगर पनिश करना है तो ये आप पनिश करिए, लेकिन अगर कोई लॉ उसने वायलेट नहीं किया है, कोई ऐसी चीज़ कर दी है जो कि लॉ में लिखी नहीं गई है, तो आप उसे पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो नो वन शुड बी पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। सेकंड क्या है, लॉ शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन एंड अप्लाई इक्वली टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये बहुत इजी है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी की बात की जाती है वहाँ पर, राइट टू इक्वालिटी। या फिर आर्टिकल 15 हम देखते हैं जो प्रोहिबिट करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। 17 जैसे हम देखते हैं कि भाई अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाता है बिल्कुल प्योरली, ठीक है। 18 में अबॉलिशन ऑफ जैसे टाइटल्स की बात की जाती है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं तो ये वही जस्टिफाई कर रहा है ना कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो रूल ऑफ लॉ का क्या है, ये भी एक फीचर है। थर्ड क्या है, देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट व्हेन लॉ इज ब्रोकन। तो मतलब जैसे जब टूटता है तो भाई एक होना चाहिए कि भाई आपने ये वाला एक लॉ तोड़ा तो आपके लिए ये वाली पनिशमेंट है, आपने ये वाला लॉ तोड़ा तो आपके लिए ये वाली पनिशमेंट है। तो एक पनिशमेंट भी आपको फिक्स करनी होगी, ठीक है।
जैसे हम देख रहे हैं कि भाई आईपीसी है या फिर सीआरपीसी है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्या है, राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल शुड बी एम्बॉडीड इन द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो इसमें क्या है कि भाई जो ऑर्डिनरी लॉ है लैंड का, कोई भी स्टेट का अगर कोई लॉ है तो उसमें क्या है कि जो सिटीजन्स रह रहे हैं ना, उनके अधिकार और उनके फ्रीडम के जो राइट्स हैं, तो जो जो ये स्टेट जो लॉ फॉलो कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रही है, उसमें इन राइट्स और लिबर्टीज़ की बात की जानी चाहिए, ठीक है, सिटीजन्स के लिए। ये इतनी सी बात है, ये समझ आ गई। अब देखो जो उन्होंने फीचर्स दिए BDIC ने, तो इसे क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया है। इन्होंने क्या कहा कि भाई पीपल आर कंपेल्ड टू ओबे लॉ। इन्होंने कहा भाई आपको क्या करना है कि भाई बस बस आपको कहा जा रहा है कि भाई लोगों को कि भाई आप फॉलो करो रूल को, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे कंटेंट ऑफ द लॉ की बात नहीं की जा रही है। अब जैसे देखो अब जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अगर यहाँ पे लगाया जाए तो मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं कि लॉ जो है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे हमने मार्क्स में पढ़ा था ना कि भाई एक बेस होता है और एक होता है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर बेस में मतलब उन्होंने कहा भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो गया। अब सुपर स्ट्रक्चर में जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट जो भी अदर इंस्टीट्यूशन हैं, तो कह रहे हैं कि भाई जो लॉ भी है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो और सुपर स्ट्रक्चर का जब पार्ट हो गया तो उन्होंने कहा भाई ये जो है वो प्रॉपर्टी जो क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके फेवर में ही मतलब लॉ काम करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। कम्युनिटेरियंस क्या कह रहे हैं कि भाई लॉ जो है वो जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं भाई उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट करके, डोमिनेंट ग्रुप ने जो पावरफुल ग्रुप था उन्होंने लॉ बनाया और वही लोग अब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भाई वो तो उनके फेवर के लिए बना होगा लॉ। और जो गरीब लोग हैं, जो वनरेबल सेक्शन है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ, उन्हें भाई बस फॉलो करना है, ठीक है। तो ये कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव हो गया। अब देखो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बेस बनाते हैं। देखियो तो देखिए जॉन रॉल्स क्या है, अमेरिकन पॉलिटिकल स्कॉलर है, ठीक है। तो अब देखो अमेरिकन पॉलिटिकल स्कॉलर जैसे हैं तो वहाँ पर क्या है, लिबरलिज्म, लिबरल आइडियाज़ ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। तो लिबरल आइडियाज़ का जब इन्फ्लुएंस वहाँ पर लोगों पर होता है तो जाहिर सी बात है कि भाई जॉन रॉल्स पे भी हुआ होगा। तो वो एक तरीके से उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रहता है हर जगह, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट मतलब प्रोमिनेंट वर्क्स हैं रॉल्स के। तो जैसे कि देख लीजिए इसके नाम, आर्टिकल जस्टिस एज फेयरनेस इन 1958 में लिखा है इन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971 में। अब जब ये दो बुक लिख दी तो इसे क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया 1993 में इस चीज़ का रिप्लाई दिया और वो बुक का नाम क्या था, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। और फिर फाइनली उन्होंने एक बुक लिखी, द लॉज ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखिए अब जो जॉन रॉल ने थ्योरी दी है जस्टिस के लिए, उसका पर्पस क्या था, पर्पस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मतलब जो कॉन्सेप्ट है जो हम आगे मेन रॉल थ्योरी पढ़ेंगे वो उसके लिए ये बेस है, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेजेड कोर्स है तो मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डीप में जाऊँगा। ये इंपॉर्टेंट जिस्ट है हर एक चीज़ का, ठीक है। एग्ज़ाम में जो जो भी टॉपिक्स हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, आप कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो पर्पस क्या है इनकी थ्योरी का। देखो इन्होंने क्या किया भाई, 100 प्रॉब्लम्स फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन अमेरिकन सोसाइटी। तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर है अमेरिकन मतलब अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि भाई उस चीज़ को जो उसमें समस्याएं हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उन्होंने देखी कि भाई अब उस चीज़ के लिए अब समस्या देखी तो उन्होंने कहा भाई इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाए। उन्होंने कहा भाई देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू प्रिंसिपल फॉर जस्टिस ऑन विच अमेरिकन सोसाइटी इज़ बेस्ड। मतलब जिस अभी जो प्रिंसिपल जो अमेरिकन सोसाइटी फॉलो कर रही है, उन्होंने कहा नहीं अब ये नहीं है, ये वाले प्रिंसिपल नहीं माने जाएंगे। उन्होंने कहा अब हमें न्यू प्रिंसिपल की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अब ये बात क्या कर रहे हैं ना, एट द एंड क्या है, रॉल्स का क्या है कि रॉल्स चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल आइडिया हो एक जस्टिस का, ठीक है, एक प्रोसीजर हो जिसकी वजह से जिसे हम फॉलो करके एक जस्टिस पर आ सकें। तो हमने जैसे देखो स्टार्टिंग में प्लेटो पढ़ा था, ठीक है। प्लेटो भी क्या कर रहे थे, एथेंस को जस्ट बनाना चाह रहे थे। अब उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई की, ठीक है, इतने सारे आइडियाज़ दिए, अब सब चीज़ उन्होंने की। तो उन्होंने जैसे हमने देखा था कि भाई डायलैक्टिक्स का यूज़ करके उन्होंने इमेजिनरी कैरेक्टर बनाए, ठीक है। फिर उनसे आइडियाज़ लिए कि भाई जस्टिस के, कोई कह रहा है कि भाई सेफेलस, जैसे हमने देखा थ्रेसिमाइकस देखा, ग्लॉकन देखा, तो उसमें सबने अपने अपने आइडियाज़ दिए, तो वहाँ से वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे। तो एट द एंड उनका गोल भी क्या था कि एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, ठीक है। एक आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए, कॉमन आइडिया, यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए जो हर जगह फॉलो किया जा सके। तो यहाँ पर हम प्लेटो को ये जॉन रॉल्स का जो आइडिया है उससे भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या
ऐसा कह लीजिए कि भाई जॉन रॉल्स के जो आइडिया हैं वो हम प्लेटो से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड तो बहुत पहले का है। तो देखिए, लाइक प्लेटो बिलीव्स देयर हैज़ टू बी अल्टीमेट प्रिंसिपल फॉर जस्टिस। अब देखो, जो डेवलपमेंट है रॉल्स थ्योरी का वो कैसे होता है। देखो क्या है कि सबसे पहले हमने देख लिया कि ये जो जॉन रॉल्स हैं वो अमेरिकन मतलब अमेरिकन स्कॉलर हैं, ठीक है, बिलोंग टू यूएसए। अब वहाँ पे क्या है भाई, लिबरलिज्म मेन जो आइडियोलॉजी है वो वहाँ पर लिबरलिज्म फॉलो की जा रही थी। तो अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ लिबरलिज्म था। लेकिन अब देखिए, उन्होंने जो लिबरल पर्सपेक्टिव दिया या लिबरलिज्म जो जॉन रॉल्स ने जो भी पर्सपेक्टिव दिया है, तो लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहे हैं ना कि भाई वो रैशनल रहने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई रैशनल प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि भाई जब इन्होंने ट्राई किया रैशनल रहने का ये थ्योरी देते हुए, लेकिन तब भी होता क्या है कि भाई बट अदर्स नेवर रिगार्डेड हिम एज इम्पार्शियल, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्पार्शियल होने की भी कोशिश करते हैं, रैशनल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो ये कहते हैं कि भाई ये भी लिबरलिज्म के ही एडवोकेट हैं, ठीक है। अब लिबरलिज्म जैसे हमने पहले भी देखा है कि भाई जेरेमी बेंथम को ले लो हम, ठीक है, जैसे उन्होंने यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव दिया, अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और इन्होंने क्या मतलब इन्हें अक्यूज़ किया गया प्रोपोगेटिंग हेजेमनी ऑफ लिबरल डिस्कोर्स, ठीक है। अब देखिए, फीचर्स ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ये टर्म है, जो भी की टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है रॉल्स की, ये तो हमने बेस बनाने के लिए देख लिया कि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि भाई रॉल्स थ्योरी कैसे डेवलप हुई। अब हम देखते हैं कि भाई जो फीचर्स हैं मेन वो क्या है। देखो, एक तो है डी ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच है इनकी थ्योरी में, रिवाइवल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड थर्ड है इंटी इंट्यूशनिज्म, ठीक है। अब देखिए, ये हम धीरे धीरे समझते हैं कि भाई डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमने पढ़ा, थॉमस हॉब्स पढ़ा हमने, तो वहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो निकल के आया कि भाई लोग जो हैं उनका ह्यूमन नेचर क्या होता है, फिर स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका रिवाइवल किया, क्योंकि लिबरलिज्म में तो बेंथम ने तो कह दिया था कि भाई ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉनसेंस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रिवाइवल किया उस चीज़ का। और जो इंट्यूशनिज्म है, अब वो भी हम देखते हैं वो क्या है। अब देखो कैसे डेवलप होता है। देखो, यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कह रही थी कि भाई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड इन ग्रेटेस्ट नंबर, जितना भी मतलब आप मैक्सिमाइजेशन आप प्रॉफिट का करो, और मैक्सिमम जो भी चीज़ है नंबर्स पे जाना है आपको, कि भाई आपने नंबर्स प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमा लिया तो बस आप हैप्पी हो गए, ठीक है। तो ये यूटिलिटेरियन क्या था, पर्सपेक्टिव था। अब देखिए, फ्लॉ क्या था जो यूटिलिटेरियन थ्योरी में, वो था ह्यूमन डिग्निटी को आप क्या कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे। तो ये भी अभी हम देखेंगे कि भाई कैसे निगलेक्ट हो रही थी। अब देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम बट डिसरिगार्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो यहाँ पर क्या है कि भाई आपको नेशनल इनकम जो है वो बढ़ानी है, ये भी यूटिलिटेरियन थ्योरी की वजह से ये हुआ। और लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो लोग हैं, जो अलग अलग तबके के लोग हैं, जैसे डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन अ स्टेट, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई आपने देख लिया कि प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है, तो आपने इतने लोगों को देख लिया कि भाई इधर से हो रहा है लेकिन इधर छोड़ दिया, तो सब लोगों को आपको लेके चलना है। या फिर कैपिटलिस्ट लोग हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, लेबर करा रहे हैं, लेकिन लेबर राइट्स जो हैं, ठीक है, और उन लोगों के राइट्स हैं उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनकी कंडीशन बेकार है, तो वहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी का एक तरीके से लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी देखते हैं। देखो, अब हुआ क्या कि ये हमने देख लिया कि भाई डेवलप कैसे हुआ, क्या यूटिलिटेरियन थ्योरी थी, तो जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटर नंबर था, और यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी का क्या हो रहा था, निगलेक्ट किया जा रहा था। अब रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने क्या किया, देखो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन में क्या था, बेंथम ने रिप्रेजेंट किया जैसे यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन को, तो वहाँ पर क्या था, टीलियोलॉजिकल अप्रोच लिया जाता था। टीलियोलॉजिकल अप्रोच देख लीजिए क्या होता है कि एंड्स शुड जस्टिफाई द मीन्स। क्या है कि भाई आपको बस रिजल्ट मैटर करता है कि भाई आपने क्या तरीका अपनाया यहाँ तक आने के लिए, पावर में आने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया, चाहे वो एक्स तरीका हो, वाई तरीका हो, कोई भी हो, ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर आ गए, जो आपका गोल था वो अचीव आपने कर लिया है, तो ये क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड शुड जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। अभी हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप इसे कनेक्ट भी कर लेंगे। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इंट्रोड्यूस किया गया किसने, इमैनुअल कांट ने, ठीक है। यहाँ से ही आपको जो ये जैसे कि एक रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा सा फोकस करूँगा वो क्या है कि भाई रॉल्स ने क्या किया कि भाई देखो, टीलियोलॉजिकल जो अप्रोच था बेंथम का यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन में, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एंड शुड जस्टिफाई द मीन्स,
और फिर ह्यूमन डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट था इमैनुअल कांट ने जो दिया था, इस चीज़ को किसने अडॉप्ट किया है? जॉन रॉल्स ने किया है। अब देखते हैं ये होता क्या, पहले अब ये देख लीजिए ह्यूमन डिग्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है कि ही हेल्ड ह्यूमन डिग्निटी एज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ठीक है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, इसका मतलब क्या है कि भाई ह्यूमन डिग्निटी को आप मतलब वायलेट नहीं कर सकते, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फॉर नो रीज़न। ठीक है, फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने देखा अभी टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पर एंड जो है, ठीक है, एंड गोल जो है, मीन्स क्या है उससे मतलब नहीं है, ये आप समझ गए थे। टेलियोलॉजिकल, अब डियोंटोलॉजिकल होता है उल्टा। इसमें ये होता है कि भाई आपने जो गोल बनाया, आपने जो सोचा कि भाई ये चीज़ करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये करना है, अब लेकिन यहाँ पर आप ये अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका रास्ता जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, जो जो एक्स वाई जेड ये रास्ते हैं, कह रहे हैं भाई ये वाला रास्ता गलत है, ये वाला गलत है, ये सही है, तो उन्होंने कहा भाई आपको मीन्स जो है वो आपका वो सही होना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, भले ही आप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो। ठीक है, तो मीन शुड जस्टिफाई दी एंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप जो जो डियोंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल अप्रोच है वो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टेट है, ठीक है, ये ठीक है, एक कोई रीजन है फॉर एग्जांपल एक स्टेट के अंदर, वहाँ पर क्या है कि भाई लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर ये घर है, ठीक है, इतने सारे घर हैं यहाँ पर, ये विलेज एक तरीके के रीजन है। तो अब यहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत कम लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ ही घर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर है। अब एक गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई कुछ हेल्थ फैसिलिटी है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे यही मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा था, तो वही वैक्सीनेशन वाला जो चीज़ थी कि भाई होम डिलीवरी हम करा रहे हैं लोगों के लिए। अब ये जो एक एग्जांपल ले लीजिए, ये मतलब एक्चुअल में नहीं है, ये मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। तो अब कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई जो हेल्थ फैसिलिटी है वो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को दे दी जाए। यहाँ पर इन्हें क्या किया जा रहा है, निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि भाई ये उनके वोट काउंट में आएंगे ही नहीं, इन लोगों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेजर जो पॉपुलेशन है उन्होंने कहा भाई ठीक है इन लोगों को मिल गया। यहाँ पर इन लोगों की ह्यूमन डिग्निटी का क्या होगा, भाई ये लोग भी तो इंसान है, इन लोगों को भी नीड है हेल्थ फैसिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पर उनका जो गोल था कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ दी प्रॉफिट, एक तरीके से प्रॉफिट इन द सेंस कि आपने जो स्कीम निकाली और जो लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को बांट दी, उससे क्या हुआ, आपकी इमेज अच्छी हो गई ना, आपके मीडिया में जो भी गवर्नमेंट है भाई उन्होंने कहा भाई सरकार ने ये चीज़ें दी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना आपका। तो आपने क्या फॉलो किया, टेलियोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया, जहाँ पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर को माना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है लोगों को, कुछ लोगों को निगलेक्ट कर दिया गया है। अब देखो सेकंड में क्या है, सेकंड अगर हम कंडीशन देखें कि भाई हम किसी को निगलेक्ट ना करें, हम इन्हें भी लेके चलें इन्हें भी लेके चलें, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई हो सकता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लग जाएँ और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमने तरीका सही अपनाया और हमारा गोल भी अचीव हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्या, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पर हमारा जो तरीका है, हमारा इंटेंशन है, मीन्स शुड जस्टिफाई दी एंड। ठीक है, एंड गोल। ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि ये आपके पार्टी के फेवर वाले लोग हों, ये हो सकता है दूसरी पार्टी को वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं हमारे ये पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं तो हमें हेल्थ फैसिलिटी नहीं देंगे। आप अगर कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है तो उन्हें सब चीज़ सबका ध्यान रखना है, चाहे वो अपोजिट पार्टी के हों, चाहे वो आपकी फेवर वाली पार्टी के हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई सबका ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पर डियोंटोलॉजिकल अप्रोच लिया जाएगा कि भाई निगलेक्ट नो वन, ह्यूमन डिग्निटी शुड बी कंसिडर, यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे अब बिग कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन जब वो करती हैं तो वर्कर का क्या एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पर भी यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी ये GHGN लग रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पर क्या ये भी टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, तो ये भी देखिए आप, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं रॉल्स ने क्या किया, जो इमानुएल का जो आइडिया है ह्यूमन डिग्निटी का, इससे क्या किया, रिवाइव कर दिया। ठीक है, रॉल्स रिवाइव ट्रेडिशन ऑफ कांट। तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ एनी थ्योरी कॉम्प्रोमाइजेज ह्यूमन डिग्निटी इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि भाई अगर कोई भी थ्योरी है अगर वो ह्यूमन डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो वो क्या है, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस मतलब एज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब रिवाइवल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिवाइवल होता है। तो इट हैज़ बीन साइडलाइन इन लिबरलिज्म में जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई साइडलाइन हो गया, बेंथम ने बोल दिया था कि भाई नेचुरल राइट्स जो हैं वो नॉनसेंस हैं। रॉल्स ने लेकिन अडेप्ट किया
ये ह्यूमन डिग्निटी वाला कॉन्सेप्ट को और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपनी मेथोडोलॉजी में, ठीक है। फॉर हिम सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ दी मोस्ट रैशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये अभी हम जानेंगे कि भाई उनके जो आइडियाज़ हैं, जैसे ओरिजिनल पोजीशन है ना, ये सब चीज़ें वो हम देखेंगे। अब देखिए सेकंड जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर 3 चीज़ें थी ना, देखिए ये फीचर्स में डिओंटोलॉजिकल अप्रोच वो हमने देख लिया कि भाई टीलियोलॉजिकल से अपोजिट वाला डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक फीचर। सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम देखेंगे। और इंट्यूशनिज्म हम देख लेते हैं जल्दी से। इंट्यूशनिज्म क्या होता है, देखिए देखिए इंट्यूशनिज्म में क्या होता है कि रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर बेस्ड ऑन इंट्यूशन विच आर मोरल जजमेंट, कि जैसे आपके अंतरात्मा जो है ना, अंतर मन की जो एक आवाज़ होती है ना कि आप कुछ गलत करने जा रहे होते, तो भाई आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार ये सही नहीं है यार, ये गलत है, ठीक है ना, ये वाला चीज़ सही है और ये गलत है, ठीक है। तो आप क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्लेजर मिल रहा होता है कि भाई चलो यहाँ पर प्लेजर मिल रहा है तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर बाद में रिग्रेट भी करते हैं। तो जो अंतर मन से जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे जस्टिस के लिए तो वहाँ पर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल होगा, ठीक है। अब वहाँ पे हैप्पीनेस पे नहीं जाना है, आपको जाना है, ठीक है, सोल के सेटिस्फेक्शन पर, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस भी होगी वहाँ पर जब सोल सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए एक टर्म होता है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है ये बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन प्रेफरेंसेस और जजमेंट मोर क्लियरली, ठीक है। तो ये इंट्यूशनिज्म से आप ये वो इंट्यूशनिज्म से ही कनेक्ट करना है इस चीज़ को, तो समझ आएगा। देखिए यूटिलिटेरियनिज्म कह रहा है कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, सो मतलब नॉट सोल प्रिंसिपल फॉर जस्टिस, ठीक है। इसमें देखो जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर था वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर मोरल जो वैल्यूज़ हैं, इंट्यूशंस हैं, विल बी द राइट अप्रोच टुवर्ड गिविंग अ रेशनल जजमेंट, ठीक है। तो जो हम सिर्फ हैप्पीनेस या फिर जो प्रॉफिट की अगर हम लेके चलें कि भाई ये चीज़ हम कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं तो वो हैप्पीनेस आ जाएगी या फिर जस्टिस हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर मोरल जो वैल्यूज़ हैं, इंट्यूशंस हैं, वो राइट अप्रोच मतलब हमें देंगे जस्टिस के लिए, रैशनल जजमेंट के लिए। तो रिफ्लेक्स इक्विलिब्रियम क्या हुआ, व्हेन यू डू समथिंग इमोरल यू हार्म योरसेल्फ मोर। तो ये जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि भाई जो वायलेट कर रहा है कोई चीज़ या फिर कोई हार्म कर रहा है, ठीक है, वायलेंस कर रहा है, तो जो विक्टिम जिसके ऊपर आप हार्म कर रहे हो उससे ज़्यादा दर्द आपको ही होगा बाद में अंतर मन को, ठीक है। तो सो ऑलवेज लिसन टू इनर वॉइस एंड क्वेश्चन योर एक्शन कि भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जस्टिस वाली चीज़ है वो रिफ्लेक्स इक्विलिब्रियम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रॉल्स थ्योरी का एक फीचर है, ठीक है, इंट्यूशनिज्म। अब देखो गुड इज़ नॉट प्रायर रादर डिटरमाइंड बाय राइट, ये चीज़ समझ लेते हैं। ये भी एक जो हम हर जो भी हम पढ़ रहे हैं तो हर एक स्कॉलर के साथ, हर एक थ्योरी के साथ कुछ स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एसोसिएटेड रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि गुड इज़ नॉट प्रायर रादर डिटरमाइंड बाय राइट। तो देखिए क्या है इसका मतलब, यूटिलिटेरियन में हमने देखा कि भाई इफ़ एनीथिंग गिव्स यू प्लेजर वी कैन कॉल सच एक्शन एज राइट, ठीक है। यूटिलिटेरियन के हिसाब से क्या है कि भाई जो चीज़ हमें प्लेजर दे रही है वो हम कह सकते हैं कि भाई ये सही है। तो एंड शुड जस्टिफाई द मीन्स, वही चीज़ हो गई कि भाई हमें जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है, तो हमारा मीन्स भी जस्टिफाई हो गया। अब रॉल्स क्या कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन डिग्निटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ह्यूमन सोसाइटी में, इसलिए ह्यूमन डिग्निटी डिटरमाइन करेगी स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स एंड राइट्स शुड डिटरमाइन गुड, ठीक है। तो ह्यूमन डिग्निटी को जब आप कंसिडर करोगे तो वो स्टैंडर्ड बनाएगी कि भाई क्या मतलब सही है, ठीक है, क्या अधिकार है लोगों के, ठीक है। और वो जब राइट्स पता लग जाएंगे तो वो ये पता लगेगा कि भाई सही चीज़ की होती क्या है, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब देखिए यहाँ पर जो रॉल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में तो मतलब एक तरीके से लिबरल पर्सपेक्टिव है ही उनका। तो लिबरलिज्म में क्या था कि भाई वो लेजर फेयर वाली पॉलिसी थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट को बोला जा रहा था कि भाई आप करिए काम। अब यहाँ पर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को बोल रहे हैं कि आप करिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वो यहाँ पर लेबर जो वायलेशन हो रहा है उनका, लेबर का, एम्प्लॉयज़ का, तो वो उसे भी वो कर रहे हैं, उसे भी बचा रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप मैक्सिमाइजेशन करो, डेवलपमेंट करो, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो रॉल्स ट्राई टू सेव लिबरलिज्म फ्रॉम यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो ये कनेक्ट बना रहेगा।
अब देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटेरियन, इसका रिजेक्शन किया है। तो ये थोड़े से रीजंस दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिए कैसे। देखिए पहला क्या है, इट डज नॉट अलाउ दैट सेक्रीफाइसेस इम्पोज्ड ऑन फ्यू आर आउटवेट बाय द लार्जर सम ऑफ एडवांटेज एंजॉयड बाय मैनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि भाई ज़्यादा जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं आप उन्हें दे रहे हो, और यहाँ पर जो लोगों को क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। तो वो यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव वाला जो है, उसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर निगलेक्ट की जा रही है कि भाई हम इसकी वजह से ये चीज़ वो कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। सेकंड में देख लेते हैं कि इन अ जस्ट सोसाइटी द लिबर्टीज ऑफ इक्वल सिटीजन्स आर टेकन एज सेटल्ड, ह्यूमन डिग्निटी कैन नॉट बी वायलेटेड। तो जैसे हमने देखा कि भाई ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट नहीं करना है, जो कि GHGN में हो रही थी वायलेट। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव लिबरलिज्म की, जो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो जस्ट सोसाइटी में लिबर्टीज़ ऑफ इक्वल सिटीजन आर टेकन एज सेटल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, लोगों के लिए काम करना है, ठीक है, स्टेट को। थर्ड क्या कह रहे हैं कि भाई द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग और कैलकुलस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये GHGN का मतलब कॉन्सेप्ट है कि जो हमने पढ़ा था ना कि भाई जो डोमिनेंट सेक्शन है वो जो है वो पॉलिटिकल जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, और जो लोग मतलब जो लोग हैं, जो वनरेबल सेक्शन है, वो सिर्फ उसे सिर्फ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई डोमिनेंट सेक्शन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिकल ऐसे पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर जो है वो उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिजेक्ट हो रही है GHGN। फोर्थ क्या है, बीइंग फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ट्रुथ एंड जस्टिस आर अनकम्पेयरिंग। तो ये क्या है, डियंटोलॉजिकल अप्रोच की यहाँ पर बात की जा रही थी, ठीक है। तो और GHGN में क्या है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अब देखिए, जस्टिस डिनाइड दैट लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय द ग्रेटेस्ट गुड शेयर्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वही चीज़ है कि भाई जो मतलब GHGN में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा नंबर मतलब लोग हैं, आप सिर्फ उन्हें ही जो गुड्स हैं उन्हें शेयर करना है आपको, और रिजेक्ट करना है किन्हें, जो कम लोग हैं, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंसिपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी। तो हमने इन्हें रिजेक्ट किया है इन बेसिस पर, ठीक है। अब देख लीजिए रॉल्स का क्या अप्रोच रहा है। तो ही कॉल्स हिज थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी, ठीक है। यहाँ से बस ये एक कॉन्सेप्ट, और तो मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और फिर इसके बाद हम जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो रॉल्स के, प्राइमरी गुड्स, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से ये देख लीजिए कि भाई अप्रोच क्या है इनका। तो ही कॉल्स हिज थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी, ही ट्राइज टू मेक थ्योरी विच इज़ यूनिवर्सल। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे प्लेटो ने एक आइडिया दिया इतना डिस्कशन डेलिब्रेशन के बाद कि भाई एक यूनिवर्सल आइडिया होना चाहिए जस्टिस के लिए, कि भाई इन स्टेप्स को आप फॉलो कर लो जस्टिस के लिए, ठीक है। तो प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी है इनकी कि भाई ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप जस्टिस अचीव कर लोगे। टू अराइव एट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ही सजेस्ट दैट सच प्रिंसिपल शुड बी आउटकम ऑफ प्योरली रैशनल प्रोसीजर। रैशनल होना चाहिए लेकिन वो प्रोसीजर, जैसे कि भाई अब रैशनल कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो प्रोसीजर बनाया है तो वो कहीं ना कहीं अब जो बना रहा है अगर उसके अंदर कोई प्री कंसीव नोशन है किसी चीज़ को लेकर, कोई आइडियोलॉजी को लेकर, तो वो वहाँ पर क्या है, वो प्रोसीजर गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्क्सिज्म को लें, मार्क्सिस्ट कोई पर्सपेक्टिव है जो प्रोसीजर बना रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर तो एक प्री कंसीव नोशन है मार्क्सिस्ट के लिए, ठीक, कि भाई जो 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 कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या कर रही है, प्रोलेटेरिएट क्लास को उसका मतलब हार्म कर रही है उसे, ठीक है। अब तो ये वाला जब माइंडसेट रहेगा तो भाई वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे भाई लिबरल माइंडसेट को, कैपिटलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे। अगर आपका कैपिटलिस्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ, तो आप जो मतलब जो मार्क्सिस्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई यहाँ पर जो रिच और जो बुर्जुआ क्लास है और प्रोलेटेरिएट क्लास जो हमने पढ़ा था कि भाई इनके बीच में जो गैप है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हो रहा है, तो आप ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्री कंसीव नोशन है तो वो प्रोसीजर है वो क्या है, वो रैशनल नहीं हो पाएगा। तो प्री कंसीव नोशन नहीं होने चाहिए। तो ये एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो अगर हमें रॉल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने हैं तो हमें ये जो मेन जो चीज़ है, प्राइमरी गुड्स, टू अंडरस्टैंड रॉल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट यूज बाय रॉल्स लाइक प्राइमरी गुड्स, ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भाई देखिए 34 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो हम यहाँ इस लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को क्या करेंगे,
कंप्लीट करेंगे, बस इसके बाद जस्टिस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू गाइज़।